नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज चैनल। और इस समय हम जो है रेजिडेंसी रोड पर हैं और जहां पे स्पेशल टैक्सी ऑपरेटर जो है एसोसिएशन है, उनके प्रधान जो है इंद्रजीत शर्मा जी है, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से लगातार जो है 7 तारीख से लेके जो है 10 तारीख तक एक हालात जो है बड़े नासाज रहे। 22 को पहलगाम की घटना हुई तो उसके बाद जो है पूरा देश जो है आक्रोश में था और उसके तहत जो है संदूर ऑपरेशन किया गया, गोलाबारी हुई और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ बॉर्डर के लोगों का। पुंछ की बात करें तो बहुत सारी कैजुअलिटी और बहुत सारी जो है प्रॉपर्टी को नुकसान रहा। शर्मा साहब जी से जी बातचीत करेंगे। जिस तरह से इनका कारोबार जो है वो टैक्सी से जुड़ा हुआ है, तो इस दौरान जो है टैक्सी कारोबार पर किस तरह से असर हुआ। पहले तो आपका स्वागत है जी। थैंक यू। शर्मा साहब, जिस तरह से ये हालात बने हुए हैं, पूरा घटनाक्रम पहलगाम जो घटना के बाद जो घटनाएं हुई हैं उससे आपकी जो है व्यापार पर, आपकी टैक्सी ऑपरेटर जो कारोबारी हैं उन पर किस तरह का असर रहा। सिद्धू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी टैक्सी इंडस्ट्री की सुध ली, हम आपके बहुत आभारी हैं। जहाँ तक हमारे कामकाज का सवाल है, हमारा कामकाज जो है 110% अफेक्टेड हो गया है। कामकाज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठप हो चुका है। बुकिंगें जितनी भी थी कैंसिल हो चुकी है। इस टाइम हमारे पास गाड़ी नहीं होती पैसेंजर को देने के लिए, जो टूरिस्ट हमारी रियासत में आता है। लेकिन जब से ये हमारा यहाँ माहौल ख़राब हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, और ये जो पहलगाम का हादसा हुआ, दुख भरा हादसा था वो, और उसके बाद जो हमारे इंडियन फोर्सेस ने जो स्ट्राइक की वहाँ पे और उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की, उसकी वजह से लोग जो है वो अपनी बुकिंग, टूरिस्ट जो है वो, हर आदमी जो है वो घर से बाहर नहीं निकल रहा। आधा तो हमारा जम्मू भी खाली हो चुका था जी जी, क्योंकि जम्मू जो है वो टारगेट था पाकिस्तान के। लेकिन ये जो पाकिस्तान को जवाब मिला है, नुकसान तो हमारा भी बहुत पुंछ में हुआ है। बहुत सी जानें हमने गंवाई। पुंछ सिटी में बहुत भयानक हालात रहे। हमारे रिलेटिव ही है, काफ़ी को जान गंवाना पड़ी, तो उसका भी हमें बहुत दुख है। लेकिन जो आप कामकाज पूछ रहे हैं, इस टाइम टैक्सी इंडस्ट्री जो है वो भुखमरी की कगार पे है। बिल्कुल काम जो है वो ठप हो चुका है। गाड़ियों की किस्तें जो है वो ड्यू हो चुकी हैं। घर का जो हमारे लोग हैं, अपनी किचन का खर्चा भी जो है वो चलाना मुश्किल हो चुका है इस टाइम के जो अभी के हालात है। जी जी। शर्मा साहब, आपको नहीं लगता कि इस दौरान जो है कुछ लोग तो कहते हैं जी ये समझौता होना नहीं चाहिए, सीज़फायर नहीं होना चाहिए। कुछ जो सुरक्षित जगह पे हैं, जो बॉर्डर के लोग हैं, वो चाहते हैं कि ये सीज़फायर जो है अहम था और अब सी जो है गोलाबारी से नुकसान होता है, चाहे इधर के लोग हों चाहे उधर के हों, आम जनता जो है उनका नुकसान होता है। आपको लगता है कि ये जो सीज़फायर समझौता हुआ ये जारी रहना चाहिए, सीज़फायर नहीं होना चाहिए? क्या आपकी देखिए, हम ये कहेंगे, हम पिछले काफ़ी, मैं कहता हूँ कि 40 साल से हम प्रॉक्सी वार का हम शिकार हैं। आए दिन पाकिस्तान जो है यहाँ पे टेररिस्ट हमले करवाता है, जिससे हमारे खास करके जम्मू कश्मीर का बहुत भारी नुकसान होता है। हमारे काफ़ी जवान, काफ़ी पुलिस के जवान, काफ़ी नौजवान जो है वो शहीद हुए। कश्मीर में कहता हूँ कि काफ़ी नौजवान जो गुमराह हुए। तो मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा घर नहीं है जिसका एक बच्चा कब्रिस्तान में नहीं है आज। तो है तो बड़ी दुख की बात है। लेकिन जंग जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है। तो हम तो अब चाहते थे कि एक ही बार अगर आपने स्टार्ट किया तो इसको आर पार कीजिए जी जी, ताकि जो भी बचे। कोई हम भी परमाणु बम से हम भी हैं, हमारे पास भी है, उनके पास भी है, वो भी परमाणु हमें धमकियां देते रहते हैं। तो हम भी ये चाहते थे कि एक बार आर पार हो जाए
तो अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और हिंदुस्तान की फौज चाहे तो 24 घंटे में पाकिस्तान का नक्शे से नाम खत्म हो जाता है। शर्मा साहब, ये 3 लड़ाइयां पहले हो चुकी है, आर पार की बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं, आखिरकार और समझौता ही हुआ है इसके भी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था कि दोस्त बदले जा सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदले जा सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि बातचीत से ही? सिंधु साहब, बातचीत करते हमें 40 साल हो गए, तो 40 साल हम तो बातचीत करते रहे, हम तो अपनी दरिया दिल्ली दिखाते रहे, बदले में हमें क्या मिला? टेररिस्ट एक्टिविटी, बम ब्लास्ट, हमारे काफी, आज से आप पहले देखिए जम्मू में आपको याद होगा कितनी बार बम ब्लास्ट हुआ। आरसपुरा से आ रही थी बस तो चीथड़े उड़ गए, बाजू टांगे अलग अलग हो गई। एक बार डगियाना में हुआ, बच्चों के चीथड़े उड़ गए। तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे पड़ोसी को भी ये समझना चाहिए कि जियो और जीने दो की पॉलिसी जो है वो चलनी चाहिए। तो जंग तो किसी भी उसका जो मसले का हल नहीं है, लेकिन कहते जब तंग आए तो क्या करे आदमी, जब रोज शर्मा साहब मरना है, रोज घुट घुट के मरना है, उससे एक बार मरना जो है वो ठीक है। शर्मा साहब, बड़े बड़े दावे किए जाते थे 370 और 35 का अरोड़ा है, हम 370 के बाद जो है वो आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे। कमर तो टूटी नहीं, उल्टा कश्मीर से जम्मू में आतंकवाद आ गया। क्या देखिए, 370 ये एक राजनीति मसला पार्टियों का था। एक पार्टी जो हिंदुस्तान में काफी देर से राज कर रही है, उसकी सहमति से लगा था। एक पार्टी जो राज अभी कर रही है वो चाहती थी कि 370 हटे, लेकिन जम्मू वाले 370 हटा, तब भी जय हिंद का नारा है हमारे खून में, तिरंगे के लिए जीते हैं, तिरंगे के लिए ही मरते हैं। अगर 370 थी तो तब भी हम हिंदुस्तान के साथ थे, लेकिन ये हमारे महाराजा ने 370 जो है ये लगाई थी। ये जम्मू कश्मीर के जो लोग थे उनके लिए एक कवच का काम करती थी। हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, नौकरियों पे हमारा हक था। यहाँ बाहर के ये नहीं कि हिंदुस्तान के हर स्टेट में है कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो स्टेट वासियों को है। 371 लगा हुआ है। हिमाचल की बात करें, गुजरात की बात करें, आप हर जगह देखिए कि पहला अधिकार नौकरियों का है, मतलब हर चीज में है। तो हमारा ये छीना गया, ये तो हमारे लिए मैं कहूँगा 370 जो है तोड़ना वो गलत है। हम भी चाहते थे कि 370 रहे, लेकिन हम तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ थे, अब भी उनके साथ है। लेकिन 370 का जो नुकसान है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को उसका फायदा नहीं, उसका नुकसान ही हुआ है। चलो, इससे हट के हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट। जिस तरह से कल भी सतीश शर्मा जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इस मसले का हम ट्रांसपोर्टरों ने कहा कि हमें कुछ राहत दी जाए। हमारी बैंक की किस्तें हैं, हमारे बहुत सारी चीज़ें, हमारा कारोबार ख़त्म हो गया। कटरा की बात करें, वैष्णो देवी यात्री जो है श्रद्धालु नहीं आ रहे हैं, पर्यटक जो है वो डिवर्ट हो गए, हिमाचल में चले गए। यहाँ पे बहुत मंदी की स्थितियाँ और घर चलाना बड़ा मुश्किल है। क्या कहना? देखो, सतीश शर्मा जी जो है एक अच्छे नेता है। उनके फादर हमारे जो MP मदन लाल शर्मा थे, स्वर्गीय मदन लाल शर्मा जी, वो हमारे बड़े करीबी दोस्त थे, हमारे बड़े भाई की तरह थे। ये उन्हीं के बेटे हैं, हमारे अजीज भी हैं, रिश्ते में हमारे भतीजे भी हैं। तो लेकिन ये हैंड टू माउथ है अभी, इनके पास कोई बेचारों के पास पावर नहीं है। हाँ, अगर पावर मिले, हमें वापस स्टेट का दर्जा मिले, तो जो हमारी जो गवर्नमेंट कर सकती है वो जो है, हमें ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है उन्होंने काफी काम किए होंगे, हम नहीं कहते कि काम नहीं हुए, लेकिन जो हमारी अपनी सरकार कर सकती है वो हमें यूटी गवर्नमेंट से नहीं मिला, ना ही मिल सकेगा जी। तो वो जब तक पावर नहीं मिले हमें स्टेट की, हमारी अपनी स्टेट नहीं बने, हमें इतनी हमारी रॉयल स्टेट थी, उसको आपने एक मतलब डीजी को आपने एक सिपाही बना दिया। तो आप लगाइए कि ये बेचारे कोई भी किसी की ट्रांसफर करनी है, पहले फाइल LG साहब के पास भेजेंगे, तो फिर जाके साइन होंगे, तो फिर भी जाके इनके काम होंगे। तो ये तो काफी कुछ करना चाहती है सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार जो है
और हमारे जो ये मंत्री साहब हैं सतीश मतलब शर्मा करना जी, चाहते हैं लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं लेकिन करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन इनकी कलम को जो है वो रोका हुआ है अभी। जी जी जी। तो हम यही चाहते हैं कि पावरें मिले इनको, तो हमारे अपने लोग हैं ये तो हमारा काम करेंगे, जी, काम करते भी आए जी। हैं। और इनके पीछे पॉलिटिकल बैग, इन्होंने अपना जो ये जो पॉलिटिक्स सीखी है वो अपने पिताजी से विरासत में मिली है जी। मैं कहता हूँ बहुत ही ऐसे एमपी जो है हमें आज तक नहीं मिले जो इनके फादर साहब थे, एमपी स्वर्गीय श्री मदन लाल लास्ट में मैं शर्मा साहब ये पूछूंगा, अब क्या जिस तरह से स्थिति बड़ी विकराल बन चुकी है, काम नहीं है, लोग आ नहीं रहे, टैक्सी का काम कारोबार बिल्कुल ठप हो गया, सरकार से क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है आपकी? क्या देखिए, सरकार माई बाप है, सरकार ग्राउंड लेवल पे सर्वा करे। हम कहते हैं कि लाखों रुपए जो आप हमसे किराया लेते हैं एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन, जो ठेकेदार टेंडर है, हम ठेकेदार को पैसे देते हैं लाखों रुपए पर मंथ। एयरपोर्ट पे हम एयरपोर्ट अथॉरिटी को लाखों रुपए देते हैं। कम से कम हमें ये किराया तो माफ करे कम से कम 2-2, 3-3 महीने का, क्योंकि हमारा तो सीजन खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल, हमारा ये पूरा सीजन खत्म हो चुका है। अब जिसकी बुकिंग कैंसिल होगी वो इस 6 महीने में तो नहीं आएगा, अभी वो अगले साल का प्रोग्राम बनाएगा अगर हालात ठीक रहे। हम गवर्नमेंट से देख, सरकार माए बाप है, वो सर्वे करे, सर्वे करके देखे। सबसे फैक्ट जो है वो हमारी टैक्सी इंडस्ट्री है। तो हम कहूँगा कि हम ये बात कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं अपने एलजी सरकार से, स्टेट सरकार से और सेंट्रल सरकार से कि कुछ एक राहत पैकेज बनाया जाए खास करके टैक्सी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि थोड़ा सा हड़ताल खत्म होती है, बस, ऑटो, मेटाडोर ये लोकल काम है, ये चलना शुरू हो जाती है। टैक्सी जो है वो डिपेंड करती है टूरिस्ट पे। बिल्कुल बिल्कुल। और टूरिस्ट एक बार जो कैंसिल हो गया वो फिर इस साल नहीं आएगा, वो अगले नेक्स्ट ईयर तो अपना प्रोग्राम बनाएगा। इसके साथ एक क्वेश्चन लास्ट में एक और जोड़ूंगा। अमरनाथ यात्रा जो है 3 जुलाई से जो है शुरू होने जा रही है, उसको किस तरह से, किस तरह की उम्मीद है? क्या अमरनाथ यात्रा सुचारू रूप से चलेगी? जहाँ श्रद्धालु जो है आएंगे, क्या इसके ऊपर आपकी कितनी उम्मीद है? देखिए, बाबा बर्फानी के जो है ना, वो टूरिस्ट की यात्रा और बाबा बर्फानी के भक्तों का वो अलग एक जी जी, वो महीना 15 दिन जो है बाबा बर्फानी के जो भगत है वो बड़े जोशो खरोश से हर साल आते हैं। जी बिल्कुल। वो चाहे गोली लगे या आग लगे, उन्होंने आना ही आना है। सरकार प्रबंध करे ना करे, उन्होंने तब भी आना है। जी बिल्कुल। वो भोलेनाथ के सहारे आते हैं, वो आएंगे और हम उनका वेलकम करते हैं, हमेशा वेलकम करते रहेंगे। असर पड़ेगा, डिस्काउंट भी देते हैं। असर होगा इस घटना? असर तो बहुत होगा सर, असर तो बहुत होगा, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि बाबा बर्फानी की यात्रा जो है वो होगी, अच्छे तरीके से होगी। थैंक यू सर, धन्यवाद। जय हिंद। तो ये थे इंद्रजीत शर्मा जी, और उनको काफ़ी उम्मीदें हैं कि आने वाले समय अमरनाथ यात्रा होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ घटना होती है। तो उसके बावजूद वह अमरनाथ यात्रियों का जो है मनोबल बड़ा होता है, वो किसी से नहीं डरते, आतंकवादियों से भी नहीं डरते। हमने कई बार उनसे जो है कई बार घटना हुई तो उसके बाद उनका मनोबल बढ़ा और बाबा भोले के दर्शनों के लिए आते हैं, ज़रूर आते हैं। तो इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार उनको कुछ जो हालात के बिगड़े हुए हैं, उनके टैक्सी कारोबार में कुछ जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कुछ ना कुछ उनको राहत दी जाए। धन्यवाद।